नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की। और यह चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीय क्रियाकलाप। और इसमें जो मेन टॉपिक्स हमको समझने हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण की प्रक्रिया, और जो वर्तमान में बड़े स्केल के मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनके लोकेशनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये उद्योग विशिष्ट क्षेत्र में ही अवस्थित हैं, और साथ ही इसके वर्गीकरण की बात करेंगे कि किन आधारों पे कितने तरीके से विनिर्माण उद्योगों को बांटा जा सकता है। और इसी में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो उद्योग बहुत ही ज्यादा उच्च तकनीकों पर आश्रित हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है इसमें मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। विनिर्माण को मुख्यतया द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलापों में हमने समझा हुआ है कि जहां पे हम नेचर से डायरेक्ट कोई चीज गेन करते हैं वो एक्टिविटी प्राथमिक क्रियाकलाप है, और उसमें कृषि, खनन, आखेट, फल संग्रहण, खाद्य संग्रहण, ये सारी चीजें आती हैं। अब इन संग्रहण के बाद जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनसे थोड़ा सा जब वैल्यू एडिंग करते हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमने प्राथमिक क्रियाकलापों में पाया उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो उनका रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण होने के कारण उनके मूल्य में आवर्धन हुआ, यानी उसमें वैल्यू ऐड हो गई। और वैल्यू ऐड होने की स्थिति में हम इसको विनिर्माण या द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। और इसको दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण है हमारा आयरन ओर, जो लोहा का खनिज है। तो जो लोहे की खनिज का मूल्य है, यदि इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टील में हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और स्टील से जब गुड्स बनते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग है। तो इस वैल्यू एडिंग की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी तरह से जैसे कॉटन है, तो कॉटन का या कपास का ये प्लांट है, बेसिकली प्लांट बेस्ड है। कॉटन से धागे बनते हैं, यार्न्स, और धागों से कपड़े बनते हैं। तो इनके हर स्टेप में वैल्यू की एडिंग होती है। तो दिस वैल्यू एडिंग इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी। इस द्वितीय क्रियाकलाप में बेसिकली विनिर्माण के साथ साथ जो प्रोसेसिंग होती है, इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है इंडस्ट्रीज की, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। और इन क्रियाओं का मुख्यतया लक्ष्य या परिणाम वैल्यू एडिंग होता है, जो कच्चे पदार्थों में उनका मूल्य का आवर्धन होता है। यह वैल्यू एडिंग छोटे सामानों से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तक होती हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ कंप्यूटर कंपोनेंट हैं, व्हीकल्स, बहुत सारे क्रियाकलाप इस दायरे में आते हैं। और साथ ही साथ इस उद्योग में हस्त कौशल से लेके बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। अब इन उद्योगों की विशेषताओं को समझते हैं। तो जो बृहद पैमाने पे उद्योग है उसकी पहली विशेषता होती है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स बेसिकली होता है कि जो भी श्रम उसमें लगा हुआ है वह एक विशेष कार्य को बार बार करता है, इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो यदि हैंडीक्राफ्ट के मेथड से वर्क किया जाए, यानी एक ही आदमी बहुत सारे कामों को करता है, तो वो महंगा भी पड़ता है, और महंगा के साथ साथ उसकी कार्यकुशलता हर क्षेत्र में नहीं हो पाती। लेकिन जो बृहद उद्योग हैं उनमें निश्चित ही श्रम फोर्स लगा हुआ है, और उस श्रम का विशेषीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। यानी एक वर्क फोर्स एक ही कार्य करता है, बार बार करता है, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज हो जाता है। दूसरी विशेषता मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण। तो मशीनीकरण आधुनिक युग के उद्योगों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और मशीनों का प्रयोग अब धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। यानी ये मशीनें स्वचालित या ऑटोमेटिक प्रकार की हैं, और इनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से डिजाइन किया जाता है ताकि इसमें मनुष्य का रोल कम हो जाता है, और ये मशीनें उस कार्य को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले रही हैं। तीसरा विशेषता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो तकनीक का इनोवेशन मीन्स होता है कि न्यू आइडियाज। तो जो भी नए नए विचार, नए नए तकनीक खोजी जा रही है उसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहते हैं। यह अनुसंधान और विकास का परिणाम है, R&D। तो जितना ही R&D होगा नए नए तकनीक खोजे जाएंगे,
और इन तकनीकों का प्रयोग उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, विनिर्माण के वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन। कंपनियों में विशेष प्रकार के संगठनात्मक ढांचे पाए जाते हैं और उन ढांचों में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और यह स्ट्रेटिफिकेशन हम देख सकते हैं बहुत बड़ी पूंजी लगी होती है। इनका एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी का क्रम होता है, हायरार्की होती है। जैसे सबसे ऊपर चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ, देन ऐसे निचले लेवल तक मैनेजर। इसमें श्रम का बहुत ही ज्यादा विशिष्टीकरण होता है और साथ ही साथ प्रबंधन की कुशलता भी मायने रखती है। तो ये चौथी विशेषता है। अब पांचवी विशेषता है कि ये बड़े उद्योग ये अनइवन फैले हुए हैं, यानी अगर ग्लोब पे इन बड़े उद्योगों के क्षेत्रों का वितरण देखा जाए तो कुछ जगहों पे संकेंद्रित है। और ये संकेंद्रण क्यों है? यदि भूमंडल पे इनके संकेंद्रण को देखा जाए तो ये 10% से भी कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। लेकिन जहां जहां इन उद्योगों की बहुलता है, ऐसे देश आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये बड़े उद्योग कुछ ही जगहों पे केंद्रित क्यों होते हैं? तो इनके केंद्रण में एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये उद्योग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी लाभ अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो। तो ऐसी सिचुएशन कुछ जगहों पे होती है, इसलिए ये उद्योगों का लोकेशन सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पे इनका वितरण अधिक है, कहीं पे कम है। तो इस संदर्भ में जो भी कारक हैं उनको हम लोग लोकेशनल फैक्टर कहते हैं, और इन फैक्टर्स को हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला फैक्टर है इसमें एक्सेस टू द मार्केट, यानी बाजार तक पहुंच या अभिगम्यता। बाजार शब्द ऐसे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां के लोगों में क्रय करने की क्षमता हो, यानी उनकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति अधिक हो, जिससे किसी भी सामान को वो खरीद सकें। तो ऐसे बाजार हम विश्व के विकसित देशों में देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की परचेजिंग पावर काफी हाई है। इसी क्रम में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, जनसंख्या जहाँ बहुत अधिक है, वहाँ का उभरता हुआ मध्यम वर्ग ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो किसी भी उद्योग को लगने के लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये पहला फैक्टर है एक्सेस टू मार्केट। कोई भी प्रोडक्शन होता है, यदि मार्केट नहीं हो तो उस प्रोडक्शन व्यर्थ जाएगा। तो मार्केट सीधे जुड़ा है परचेज पावर से। तो जहां पे क्रय शक्ति अधिक है वहां उद्योगों के लगने की टेंडेंसी अधिक होगी। अब दूसरा फैक्टर है रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ। तो जो भी उद्योग होते हैं वो किसी न किसी कच्चे पदार्थ पे आधारित होते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल बेसिकली सस्ता होना चाहिए और उनका आसानी से परिवहन हो जाना चाहिए। तो हम लोग कच्चे माल को दो रूपों में रख सकते हैं, एक है वेट लूज मटेरियल और दूसरा है नॉन वेट लूज मटेरियल। वेट लूज मटेरियल ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में अपने वजन का अधिकांश भाग खो देते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री है, चीनी गन्ने से बनती है। तो गन्ने का बहुत ही कम भाग चीनी के रूप में परिवर्तित हो पाता है, बाकी सारा वेस्ट चला जाता है। इसके साथ साथ सीमेंट। तो ये कुछ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल के कुछ उदाहरण हैं। और नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल में ये होता है कि परिवहन की लागत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे वस्त्र उद्योग, तो जितना वजन कपास का होता है लगभग कपड़े का भी वजन उतना ही होता है, तो इसलिए परिवहन लागत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे पदार्थों को जिनमें उत्पादन की प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता है, नॉन वेट लूज रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी उद्योग बेस्ड होते हैं, जैसे डेयरी उद्योग हुआ या फूड प्रोसेसिंग का उद्योग हुआ, तो ये सारे कच्चे पदार्थ जहां पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में इन उद्योगों के कंसंट्रेटेड होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब तीसरा इसमें फैक्टर लेबर सप्लाई। तो श्रम औद्योगिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, और जहां सस्ता श्रम अवेलेबल होता है वहां पे उद्योगों के पनपने की पूरी संभावना होती है। उद्योगों के लिए कुशल श्रम आवश्यक होता है। तो कुशल श्रम के क्षेत्र जैसे डिफेंस का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र है, इन सब में कुशल और सस्ता श्रम चाहिए। और इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं चाइना का। चीन में श्रम विश्व में लगभग सबसे सस्ते देशों में एक है, और यही कारण है कि बहुत सारी वैश्विक कंपनियां जाके चीन में लगी हुई हैं। चौथा फैक्टर एक्सेस टू एनर्जी। उद्योगों में लगी मशीनों को, कल पुर्जों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन मशीनों को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा स्रोतों के निकट होते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम उद्योग। इस ऊर्जा में सबसे पहले बहुत ही ज्यादा कोयले का यूज होता था,
लेकिन अब कोयले से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। अभी वर्तमान में धीरे धीरे सोलर एनर्जी का प्रयोग बढ़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो जो भी उद्योग होते हैं उनमें कच्चे माल आने के लिए और बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए बहुत ही तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो परिवहन के साधनों के निकट ही उद्योगों की अवस्थिति हुई है, और इसके उदाहरण को हम दो क्षेत्रों के रेफरेंस में समझ सकते हैं। एक है हमारा उत्तर अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। तो यहाँ पे दो प्रवाह हैं, यहाँ से ग्रेट लेक्स होते हुए सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र और यहाँ से सीन नदी, राइन नदी, ये बहुत सारे नदियों के जल मार्ग स्थित हैं। तो जो ये क्षेत्र है जहाँ पे प्रॉपर जल मार्ग उपलब्ध हैं, ये इन क्षेत्रों में बहुत सारे भारी उद्योग लगे हुए हैं क्योंकि जल परिवहन बहुत ही सस्ता होता है। तो ये क्षेत्र हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होने का एक बहुत ही बड़ा कारण यहाँ पे परिवहन सुविधाओं का विकास है। और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन की स्किल है, उद्योगों में सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वर्तमान उद्योगों में परिवहन और संचार इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो सरकारी नीति डिसाइड करती है कि उद्योग कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, किस क्षेत्र को प्रमोट करना है। और ये देख सकते हैं इंडिया में हम लोग 5 इयर्स प्लान के रेफरेंस में सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रियों को उस समय लगाया, तो विशेष क्षेत्र में लगाया। अब इसी के साथ और उदाहरण हम देख सकते हैं, मथुरा में तेल रिफाइनरी, कपूरथला में इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री और साथ ही साथ जगदीशपुर में उर्वरक का कारखाना। तो ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसी के उदाहरण हैं। इसी तरह से जब दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ तो न्यायपालिका का आदेश आया कि बहुत सारी यूनिट को दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। तो ये कुछ गवर्नमेंट के रोल हैं। और जो सातवां फैक्टर है, जो एक्सेस ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमी या लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। तो बेसिकली एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे उद्योग जब एक साथ रहते हैं तो उनके कुछ बेनिफिट होते हैं। और वो बेनिफिट ये होता है कि यदि कोई नया उद्योग लगता है तो नए जगह पे लगेगा तो उसको रोड, बैंकिंग, ऊर्जा, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि किसी नए उद्योग को लगना है तो प्रिफर करता है कि ऐसी जगहों पे लगे जहां पहले से उद्योग स्थित है। और ऐसी स्थिति में कोई लीडर इंडस्ट्री होता है जिसकी समीपता से अन्य सारे उद्योग लाभान्वित होते हैं और ये लाभ धीरे धीरे समूहन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हुए। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इन स्थानीयकरण के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता और इनको फुटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। ये उद्योग बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे लोकेट करते हैं और ये किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये कंपोनेंट पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इन कंपोनेंट पार्ट्स को, जो संघटक पार्ट हैं, इन संघटक पार्टों को दुनिया के किसी भी कोने में बनाया जा सकता है। तो बेसिकली ये असेंबलिंग का काम होता है इसमें, और इनका उत्पादन बहुत ही छोटे पैमाने पे किया जाता है और जनरली ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं। इन उद्योगों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो ट्रांसपोर्ट की भूमिका होती है। और इसमें जो उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर की चिप्स हैं, हीरे का व्यापार है, मोबाइल के निर्माण उद्योग हैं जिसमें कई सारे पार्ट्स कहीं से भी मंगाए जा सकते हैं और एक जगह उनको असेंबल कर दिया जाता है। तो इस तरह के उद्योग कहे जाते हैं फुटलूज या स्वच्छंद उद्योग। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो ये कई आधार हैं वर्गीकरण के। इसमें पहले आधार है साइज, या किसी विनिर्माण उद्योग का आकार क्या है, और इस साइज के आधार पे हम इसको विभाजित करते हैं कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, या इसको कहते हैं घरेलू या कुटीर उद्योग। और दूसरा उद्योग है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरा वर्गीकरण है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो घरेलू उद्योग होते हैं या कॉटेज इंडस्ट्री इसको कहते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री में घर में ही उत्पादन होता है और ये उत्पादन बहुत ही छोटे पैमाने पे होता है। इसमें बाहर के श्रमिक लगभग नहीं होते हैं, या होते हैं तो पार्ट टाइमर होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़े बड़े स्केल का इंडस्ट्री है। दूसरा आधार है इनपुट या रॉ मटेरियल। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या विनिर्माण उद्योग हैं उनमें इनपुट के आधार पे, तो पहला इनपुट है रॉ मटेरियल का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो जो भी आउटपुट होता है एग्रीकल्चर का वो इसमें इनपुट की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं चीनी उद्योग, खाद्य तेल का उद्योग,
कॉटन टेक्सटाइल, कॉफी, चाय, रबर प्लांट, ये सारे उद्योग कहे जाते हैं एग्री बेस्ड उद्योग। दूसरा होता है मिनरल के आधार पे। तो मिनरल को हम दो रूपों में रख सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। और धात्विक में भी दो रख सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस, यानी कि जिसमें लोहे की उपस्थिति हो और जिसमें लोहे की उपस्थिति नहीं हो। तो लोहे वाले उद्योग आयरन एंड स्टील उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। और जिन उद्योगों में लौह तत्वों की अनुपस्थिति है, तो जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जेम्स, ज्वेलरी, ये उद्योग आते हैं धात्विक खनिज के ऊपर आधारित हैं, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। और नॉन मेटेलिक उद्योगों में जिसमें मेटेलिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग। तीसरा इसमें केमिकल बेस्ड, जो रसायन के ऊपर आधारित उद्योग होते हैं। तो इनमें जैसे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक फाइबर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारे उद्योग आते हैं। चौथा फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे टिम्बरिंग होता है, लाख होता है, फर्नीचर है, कागज उद्योग है। ये सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रयुक्त कच्चे माल वनों से प्राप्त उत्पाद होते हैं। और पांचवा इसमें एनिमल बेस्ड, जैसे लेदर का उद्योग है, ऊन उद्योग है। ये सारे उद्योग ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें जो तीसरा वर्गीकरण है वो आउटपुट बेस्ड है। तो आउटपुट या प्रोडक्ट का जो बेस होता है उसको हम लोग दो भागों में रखते हैं, एक होता है बेसिक उद्योग और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स उद्योग। तो बेसिक उद्योग या आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका आउटपुट दूसरे उद्योगों के लिए इनपुट के तौर पे काम करता है, यानी इनका जो अंतिम उत्पाद होगा वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ या रॉ मटेरियल के तौर पे कार्य करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयरन एंड स्टील उद्योग, क्योंकि जो लौह इस्पात बनता है वो निर्माण दूसरे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील को यूज करते हुए बहुत सारी मशीनरी का निर्माण। जो दूसरा वर्गीकरण है कंज्यूमर गुड्स, या जो उपभोक्ता डायरेक्ट उसको कंज्यूम करता है, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे बिस्कुट, टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स, कार, स्कूटर्स इत्यादि। जो चौथा क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो जो भी उद्योग लगे होते हैं उनका स्वामित्व या मालिकाना किसके पास है, तो या तो स्वामित्व सरकार के पास हो सकता है जिसको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कहते हैं, या तो वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकता है, और या फिर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाएं, इसको कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बेसिकली कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्रीज की विशेषता होती हैं, जैसे रूस है। तो इसमें अधिकतर उद्योग सरकारी उद्योग हैं। जो प्राइवेट सेक्टर उद्योग होते हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं, यानी इसमें जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का स्वामित्व किसी न किसी निजी व्यक्ति या निजी समूह के हाथ में होता है। और जो ज्वाइंट वेंचर होते हैं, ज्वाइंट वेंचर में पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर ये दोनों ही मिल के उद्योगों को चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग इंडिया से लेते हैं। तो इंडिया की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सरकार का भी शेयर है और सरकार के साथ साथ निजी लोगों के भी शेयर हैं। तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर। अब इनको एक एक को समझते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला प्रकार है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट होती है। इसमें बेसिकली स्थानीय रूप से पाए जाने वाले कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं, हल्के फुल्के, और इसमें जो वर्कफोर्स होता है बेसिकली घर के लोग ही इसमें लेबर की तरह काम करते हैं, और बहुत अधिक से अधिक होगा तो कोई पार्ट टाइमर लेबर इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी श्रम का एक छोटा सा पार्ट एक घर में ही ये इंडस्ट्री के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो फाइनल आउटपुट है, वो या तो अपने घर में कंजम्पशन किया जाता है या फिर छोटे छोटे बाजारों में इसको बेच दिया जाता है, या फिर जो जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह घर में बनाए गए वस्तुओं का बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु दूसरी जनजातियों को देते हैं और दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु का
क्रय विक्रय, तो इसको बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय का सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें जो दूसरी यूनिट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बेस्ड ऑन साइज, तो स्मॉल स्केल जो लघु पैमाने के उद्योग हैं, ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें घर के बाहर कोई ना कोई कारखाना या उस तरह का सेटअप होता है, और इस सेटअप में कुछ टेक्निक बेटर होती है, कुछ ये मशीनों का प्रयोग करते हैं, भारी मशीनों का, और ये मशीनें सामान्यतया पावर ड्रिवन होती हैं, या तो बिजली से चलती हैं या मैन पावर से भी चल सकती हैं। और इसमें जो श्रम की मात्रा है वो सेमी स्किल्ड होता है। इसमें घर से बाहर के लोग भी श्रम की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में भी स्थानीय रूप से पाए जाने वाले कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और यह अपने आसपास के क्षेत्रों में जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करता है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से लोकल लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। इस प्रकार के उद्योग विश्व की जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, ऐसे देशों में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सरकारें भी इसके लिए प्रयास करती हैं। तो भारत में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि जो कंपनी जिसका या तो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो या 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो, तो ऐसे उद्योगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखते हैं। भारत सरकार इसके महत्व को दर्शाने के लिए 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डे मनाती है। आकार के आधार पे तीसरा क्लासिफिकेशन ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे उद्योग हैं, और ये उद्योग बेसिकली औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रारंभ हुए हैं। तो इनमें बहुत बड़े बड़े बाजार होते हैं। बाजार के साथ ये विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, एनर्जी का प्रयोग करते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्कर का प्रयोग करते हैं। इनकी तकनीक बड़ी उच्च कोटि की होती है, और जो इनका मास प्रोडक्शन की असेंबली लाइन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे पूंजी का निवेश होता है। तो ये कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं होती हैं। पहले इन उद्योगों का विस्तार यूरोपियन देश, अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में था, लेकिन अब ये धीरे धीरे विश्व के समस्त देशों में फैलता चला जा रहा है। तो जो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है, इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला क्षेत्र ऐसा है जो परंपरागत रूप से बड़े उद्योगों का केंद्र रहा है, और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बेसिकली वो आते हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, इस तरह के देश हैं। और दूसरा इसमें जो है जो हाईटेक इंडस्ट्री है, जिसमें तकनीक का स्तर बहुत ही उच्च है, और ये कहीं ना कहीं कम डेवलप्ड कंट्रीज में डिफ्यूज्ड है। कारण क्या है कि कम डेवलप्ड कंट्रीज में सस्ता लेबर मिल जाता है, और लेबर के साथ साथ एनर्जी और भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह के जो उद्योग हैं इनके उदाहरण हम देख सकते हैं चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज में ऐसे उद्योग फैले हुए हैं जिनकी टेक्निक तो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो सस्ते श्रम और परिवहन की सुविधाओं के कारण कम विकसित देशों में फैले हुए हैं। अब इन बृहत उद्योगों में एक ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ कार बन रही है, और ये कार का ये बहुत ही हाई क्लास की मशीनरी इसमें यूज हो रही है हर तरफ। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो जापान देश में एक कार कंपनी की क्रियाशीलता और कार्यशीलता को प्रदर्शित करती है। अब कैटेगरी का दूसरा आधार इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल। तो किसी भी उद्योग को चलने के लिए उसमें कच्चे पदार्थों का होना आवश्यक है, और ये हम लोकेशनल फैक्टर्स में देख चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो कृषि क्रियाकलापों पे निर्भर होते हैं ये उद्योग, और इसमें जो उद्योग है बेसिकली ये रूरल और अर्बन मार्केट को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। तो इसके उदाहरण हम ले सकते हैं फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, अचार, फलों का जूस निकालना, जो पेय पदार्थ हैं, बेवरेज, कॉफी, चाय, कोकोआ, और मसाले के साथ साथ जो ऑयल के फैट निकालते हैं, कॉटन, जूट, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रबड़ उद्योग, ये सारे उदाहरण होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या कृषि क्रियाकलाप से प्राप्त आउटपुट रॉ मटेरियल के तौर पे प्रयोग किया जाता है। और इन एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा तकनीक का प्रयोग होता है। एक वर्ड होता है एग्री बिजनेसेस या इसको कृषि व्यापार कहते हैं, और ये कॉमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है, व्यापारिक कृषि का,
और इस व्यापारिक कृषि में ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनका लक्ष्य बेसिकली कृषि नहीं होता है। जैसे कृषि वाले चैप्टर में हमने बागाती कृषि के बारे में पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन के फार्म होते हैं जिसमें बहुत ही मात्रा में पूंजी निवेश होती है और साथ ही साथ तकनीक का बहुत उच्च स्तर होता है। तो उसी का ये और विस्तृत रूप है जिसको एग्री बिजनेस कहा जाता है। और इसमें जो बेसिकली पूंजी लगती है वो पूंजी ऐसे लोगों द्वारा लगाई जाती है जिनका मुख्य कार्य कृषि नहीं होता है, और ये बहुत ही बड़े बड़े स्टेट होते हैं, फार्म होते हैं जिनमें और ही ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग टी गार्डनिंग का, तो ये डायग्राम ये दार्जिलिंग का है। इसमें हम देख सकते हैं ये ट्री के प्लांट्स लगे हुए हैं। प्लांट्स के साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग की यूनिट है और इनका मुख्य व्यवसाय लाभ कमाना है। इनको कहीं कहीं कृषि का कारखाना भी कहते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो अब मिनरल के ऊपर जो भी इंडस्ट्री बेस्ड है, तो मिनरल को बेसिकली हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। एक है हमारा मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती। तो इनको हम लोग तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे उद्योग जो मेटेलिक मिनरल पे तो निर्भर है लेकिन उन मेटेलिक मिनरल्स में लौह की उपस्थिति होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो लोहा है वो लौह इस्पात उद्योग उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि ऐसे उद्योग जो धातुओं पे तो निर्भर है लेकिन उन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, ज्वेलरी के उद्योग। और तीसरी जो कैटेगरी है इसमें बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो अधात्विक खनिजों पर आधारित हैं। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण सीमेंट उद्योग, पॉटरी के इंडस्ट्री है। तीसरा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जो उद्योग रसायनों के ऊपर डिपेंड है। तो जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स जैसे पेट्रोलियम पे निर्भर है, पेट्रोकेमिकल उद्योग, नमक उद्योग, सल्फर, पोटास की इंडस्ट्री, ये सब ऐसे उद्योग हैं जो रसायनों पे निर्भर हैं। और इनमें लकड़ी से, कोयले से, पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से ये रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। और इनमें सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, फर्टिलाइजर है, ये सारे उद्योग इसके उदाहरण के तौर पे लिए जा सकते हैं। चौथा कैटेगरी फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल, जो वनों के उत्पाद के ऊपर आधारित उद्योग हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख उद्योग है वो टिम्बर है। टिम्बर यानी कि लकड़ी काटना, जो लट्ठा, बड़े बड़े लट्ठे तैयार किए जाते हैं और उन लट्ठों पे फर्नीचर तैयार होता है। लकड़ी के, बांस के और पत्तियों के ऊपर कागज का उद्योग निर्भर होता है। इसके साथ साथ जो लाख का उद्योग होता है, लाख एक्चुअली वन का उत्पाद होता है जो औद्योगिक प्रयोग किया जाता है। तो लाख का भी उत्पादन औद्योगिक पैमाने पे किया जाता है। इसमें जो पांचवा उद्योग है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जो पशुओं पे आधारित है। तो इसमें सबसे प्रमुख चमड़ा उद्योग है, ऊन का उद्योग है जो पशुओं द्वारा प्राप्त उत्पादों पे निर्भर है। और साथ ही साथ एक आइवरी का उद्योग है जो गज दंत या हाथी दंत के ऊपर निर्भर करता है और इससे बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब जो तीसरा क्राइटेरिया है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द आउटपुट, तो जो आउटपुट के आधार पे इसको हम लोग दो भागों में रखते हैं, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा कंज्यूमर गुड्स उद्योग या उपभोक्ता के लिए वस्तुओं का उद्योग। तो आधारभूत उद्योगों का इसका जो आउटपुट होता है यानी इसका जो उत्पाद होता है वो दूसरे उद्योगों के लिए इनपुट के तौर पे काम करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लोहा और इस्पात उद्योग। तो लोहे और इस्पात उद्योग को इनपुट के तौर पे प्रयोग करते हुए जैसे कृषि मशीनरी का उद्योग हुआ, कपड़ा बुनने के लिए मशीन बनाने का उद्योग हुआ, तो ये इनपुट के तौर पे यूज होता है मशीनरी से संबंधित या और भी बहुत सारे उद्योग जो लोहे इस्पात उद्योग पे सीधे सीधे निर्भर करते हैं। अब जो कंज्यूमर गुड्स उद्योग हैं ये ऐसे उद्योग हैं जिनको डायरेक्ट उपभोक्ता कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। और इसमें बहुत सारे खाने पीने के सामान, चाय, साबुन, पेपर, टीवी, ये सारे ऐसे उद्योग हैं जो उपभोक्ता को सीधे सीधे सामान मुहैया कराते हैं। अब इसमें जो चौथा क्राइटेरिया है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो स्वामित्व के आधार पे जो पहला उद्योग है वो है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में उद्योग पूरी की पूरी तरह से सरकारी संस्थानों द्वारा मैनेज किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट समाजवादी देशों की एक प्रमुख विशेषता है। और जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ यानी कि समाजवाद का भी प्रभाव है, पूंजीवाद का भी प्रभाव है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये दोनों ही पाए जाते हैं और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
अब इसमें जो दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की, तो ये कोई ना कोई निजी समूह द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये गवर्न किया जाता है, और ये विशेषता होती है पूंजीवादी देशों की। जैसे अमेरिका को हम ले सकते हैं, तो अमेरिका में इस समय एक बहुत बड़ा नाम है इलोन मस्क का। तो इलोन मस्क की बहुत सारी कंपनी जैसे हैं जो सरकार से भी पैक्ट ले रही हैं, और इन्होंने निजी उद्योगों को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा रखा है। ऐसे ही जो डिफेंस सेक्टर की फैक्ट्रीज हैं अमेरिका में, वो भी प्राइवेट हैं, प्राइवेट ग्रुप के द्वारा संचालित हैं। और तीसरा जो होता है वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें मैनेजमेंट प्राइवेट भी हो और गवर्नमेंट का भी हो, तो इसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और ये ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है जो मिश्रित प्रकार की होती हैं, और इंडिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हमने कुछ पूंजीवादी व्यवस्था से भी लिया हुआ है, कुछ टेंडेंसी सोशलिस्ट इकॉनमी से भी लिया हुआ है, तो इंडिया में ये इस तरह के उद्योग पाए जाते हैं। अब उद्योगों का ही एक प्रकार है कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सिंपली बहुत ही उच्च तकनीक पे आधारित होती हैं, और यह लेटेस्ट जनरेशन है। ये औद्योगिक विकास के क्रम में जो सबसे अत्याधुनिक प्रकार के उद्योग हैं वो उनको हाईटेक इंडस्ट्री कहते हैं। और यह इंडस्ट्री बेस्ड होती है R&D पे, रिसर्च और डेवलपमेंट या अनुसंधान और विकास के ऊपर। और इसमें जो भी मेथडोलॉजी होती है, जो भी इसकी क्रियाविधि है, वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग से युक्त होती है। और इसमें जो वर्कर्स होते हैं मोस्टली दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल वर्कर को हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर, प्रोफेशनल वर्कर्स को हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और इनका बहुत ही बड़ा शेयर होता है पूरे वर्कफोर्स में। तो कुछ ऐसे भी वर्कर होते हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर। तो ये सामान्य श्रम से ज़्यादा विशिष्ट श्रम और उससे भी ज़्यादा प्रबंधकीय और कुशल श्रमिकों का एक समूह है। तो इसमें जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन में लोग लगे होते हैं उनसे अधिक होते हैं। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इसके साथ साथ केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे उदाहरण है हाईटेक इंडस्ट्रीज के। और हाईटेक इंडस्ट्री जैसे जो सामान्य उद्योग होते हैं उसमें बड़े बड़े फैक्ट्रीज, धुएं, धूल, प्रदूषण, ओवर क्राउडिंग, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होते हैं ये बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेके फैले होते हैं। ये डायग्राम हम देख सकते हैं, एक अमेरिका में है सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के लिहाज से या हाईटेक इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का उदाहरण है। तो सिलिकॉन वैली में हम देख सकते हैं ये स्पेसिंग, और इसमें जो भी कंपनीज लगी हुई हैं उनमें व्हाइट कॉलर वर्कर्स की अधिकता है। इसी के उदाहरण के रूप में और देख सकते हैं जो बिजनेस पार्क्स होते हैं, हाईटेक स्टार्टअप होते हैं, ये सारे इसके उदाहरण हैं। और जहाँ कहीं पे भी जैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज का जमावड़ा होता है वो उनको टेक्नोपोलिस कहते हैं। इस टेक्नोपोलिस का उदाहरण सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन फॉरेस्ट, ये USA में है। और चाइना ने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है। तो ये डायग्राम, ये एरियल इमेज है, चाइना में एक टेक्नोपोलिस है कोंजा टेक्नोपोलिस, और ये उदाहरण प्रस्तुत है कोंजा टेक्नोपोलिस का। इसमें जो भी बिल्डिंग्स हैं हम देख सकते हैं इनमें स्पेसियस बिल्डिंग है और साफ सुथरी जगह है। ये सारे के सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज के सेंटर्स हैं। इंडिया में भी हम बंगलुरु है, हैदराबाद है, दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये हाईटेक इंडस्ट्रीज के सेंटर बनते चले जा रहे हैं। तो ये औद्योगिक विकास क्रम की सबसे मॉडर्न प्रकार की टेंडेंसी है। तो ये उद्योगों का वितरण रहा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।